नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं इंडिया वॉइस और मैं हूं आपके साथ योगेश पांडे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जोशीमठ पहुंचे तो प्रभावित उनके सामने फूट फूट कर रो पड़े। इस दौरान कई महिलाओं ने सीएम को घेर लिया, जिन्हें संभालना भी मुश्किल हो गया। एक महिला चीख चीख कर सीएम के सामने अपना घर बचाने के लिए गुहार लगाती रही। कहा कि हमारी आंखों के सामने हमारी दुनिया उजड़ रही है, इसे बचा लो सरकार। जोशीमठ ग्राउंड जीरो हालात का जायजा लेने पहुंचे सीएम ने प्रभावितों को आश्वासन दिया कि सरकार हर मुश्किल में उनके साथ खड़ी है। वहीं प्रभावितों ने सीएम को अपना दुखड़ा सुनाया। कहा, हम रात को सो भी नहीं पा रहे हैं, अपने घरों में रहने से भी डर लगता है। अब जोशीमठ शहर पर आई आपदा को लेकर सीएम धामी ने कहा कि इस समय राज्य को सभी लोगों की मदद की आवश्यकता है। सभी लोगों को मिलकर काम करने की आवश्यकता है ताकि आपदा को इस घड़ी में लोगों को उभारा जा सके, जोशीमठ में प्रभावित लोगों को आपदा से राहत दिला सकें। केंद्र के लगातार संपर्क में हैं और हमारे चाहे हमारा प्रधानमंत्री जी का कार्यालय हो, गृह मंत्री जी का हो, हमारे पार्टी के लोग हो या हमारे देश के जो मंत्रालय इससे संबंधित है, जबकि जल शक्ति मंत्रालय सीधे सीधे कहीं इन सब जो रिसर्च हो रही है इस पर बहुत सारे हमारे संस्थान काम कर रहे हैं, भूवैज्ञानिक काम कर रहे हैं, उससे जुड़ा हुआ है, तो उन्होंने भी अपना काम बढ़ाया आगे। और निश्चित रूप से आज हमें सभी की आवश्यकता है। और सबसे बड़ी बात है कि जोशीमठ शहर जो हमारा पौराणिक रूप से, सांस्कृतिक रूप से और मैं कहूँ कि देश की सामरिक रूप से भी बहुत महत्वपूर्ण शहर है, उस शहर को भी बचाना है। वहाँ के लोगों की जो अभी जरूरी सहायता है, जो एक जोन बन गया है, उस जोन से उनको सुरक्षित बाहर करना है, बाहर निकालना है, उस सभी काम पर हम लोग लगे हुए हैं। मैं भी अभी स्वयं वहीं जा रहा हूँ, अन्य लोग भी लगा रहे हैं। लगातार हम इस पर मॉनिटरिंग कर रहे हैं, लगातार सबसे समन्वय कर रहे हैं। देहरादून स्थित उत्तरांचल प्रेस क्लब में सीएम धामी ने नवनियुक्त कार्यकारिणी को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई है। कार्यकारिणी के सभी पदाधिकारियों को शपथ दिलाते हुए कहा है कि राज्य सरकार जो प्रदेश में विकल्प रहित संकल्प को लेकर आगे बढ़ रही है, उस पर साथियों की सहयोग की आवश्यकता है। तो सभी साथियों के सहयोग की आवश्यकता की बात कही है मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने। उत्तरांचल प्रेस क्लब में सीएम धामी पहुंचे थे, जहां पर सीएम ने पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई है। उत्तरांचल प्रेस क्लब की नई कार्यकारिणी का शपथ ग्रहण हुआ है। मैं पूरी कार्यकारिणी को बहुत शुभकामनाएं देता हूं, बहुत बधाई देता हूं। और जो हमारा संकल्प है, विकल्प रहित संकल्प, वो विकल्प रहित संकल्प उसको आगे बढ़ाने के लिए मैंने सारे अपने पत्रकार मित्रों से, पत्रकार बंधुओं से, सबसे मैंने अधिकारपूर्वक कहा है कि जब राज्य की स्थापना दिवस का 25वां वर्ष मनाया जा रहा होगा, रजत जयंती वर्ष मनाया जा रहा होगा, तब हम देश के श्रेष्ठ राज्यों में शामिल हों। उसमें सभी पत्रकार बंधुओं का भी बहुत बड़ा योगदान होने वाला है हर दृष्टि से। तो वो सब भी इस दिशा में सरकार का, उत्तराखंड की जनता का, सबका सहयोग और समन्वय लेकर हम लोग इस दिशा में आगे बढ़ेंगे। मेरी सभी को हार्दिक। आम आदमी पार्टी ने भी जोशीमठ आपदा पर अपनी एक कमेटी गठित की है, जो जोशीमठ जाकर प्रभावितों से मिलकर एक रिपोर्ट बनाने का काम करेगी और सरकार की जो कमियां रही हैं उसे उजागर करेगी। जोशीमठ के लोगों को बचाने के लिए हम सबको इकट्ठा होना पड़ेगा। हमारी आज ये कमेटी मैंने बनाई है और कल वो कमेटी वहां पर जाकर के उन प्रभावितों से मिलेगी वहां पर, क्योंकि अब कानून का सहारा रह गया है, तो कानूनी सहायता देने के लिए हमारी लीगल टीम भी वहां पर जा रही है। हम उनकी मदद करने के लिए तैयार हैं। जोशीमठ के शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने बॉलीवुड फिल्मों में और सीरियलों में दिखाई जाने वाले धर्म विरोधी गतिविधियों को रोकने के लिए धर्म सेंसर बोर्ड बनाने का निर्णय लिया है, जिसमें खुद शंकराचार्य समेत 10 लोग शामिल होंगे। बोर्ड हिंदू फिल्मों और सीरियल में हिंदू धर्म और संस्कृति को लेकर विवादित डायलॉग, पात्र और तोड़ मरोड़ कर दर्शाए जाने वाले तथ्यों की समीक्षा करेगी, जिससे हमारी आने वाली पीढ़ी के मन में अलग छवि हमारे धर्म की निर्मित हो रही है, जो कि सनातन सभ्यता, संस्कृति, धर्म तीनों के लिए खतरा है, भारत के लिए खतरा है। तो इसके लिए चिंता नहीं करेंगे। बार बार कहा गया कि जो भारत का सेंसर बोर्ड है उसके अंदर धार्मिक दृष्टि वाले व्यक्ति को भी बैठाइए ताकि वो धार्मिक दृष्टि से भी स्क्रीनिंग कर ले, देख ले, लेकिन उसको नहीं माना जा रहा है। तो हम लोगों को अपनी तरफ से कुछ तो उपाय करना होगा।
इसीलिए हमने कहा है कि हम धर्म का सेंसर बोर्ड बनाएंगे, धार्मिक लोग उसमें बैठेंगे, देखेंगे और हम लोग व्यक्तिगत रूप से व्यवहार करेंगे। सेंसर बोर्ड के विरुद्ध नहीं, सेंसर बोर्ड के सहायक के रूप में ही सही हम काम करेंगे ताकि उतना कम हो। आप ये बताइए कि सेंसर बोर्ड बैठा हुआ है और ऐसे दृश्य सामने आ जाते हैं कि जनता को विरोध करना पड़ता है, फिर तोड़फोड़ होती है, फिर अशांति उत्पन्न होती है, पुलिस विभाग के लिए सिरदर्द होता है, भारत की जो सार्वजनिक संपत्ति है उसको क्षति पहुंचती है और उसके बाद फिर निर्माता कहते हैं कि हाँ गलती हो गई, हम बदल लेंगे। तो पहले क्यों नहीं बदल लेते हो? और तुमको बताने वाला कोई क्यों नहीं रहता है कि भाई ये गलत है, ये जाएगा तो अच्छा प्रभाव नहीं आएगा? तो कोई तो संस्था, कोई तो ऐसी एजेंसी होनी चाहिए। तो जो नहीं है उसकी पूर्ति करना हम सबका कर्तव्य है, देश के समाज के रक्षा के लिए। इसी के लिए हमने ये निर्माण किया है और हम करेंगे। उत्तराखंड बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता डॉक्टर देवेंद्र भसीन ने एक बार फिर पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत को लेकर आरोप लगाया है। बीजेपी प्रदेश प्रवक्ता ने कहा है कि चाहे जोशीमठ का मामला हो, चाहे हल्द्वानी का मामला, जिस प्रकार से पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत धरना उपवास कर रहे हैं वह अब उनकी प्रवृत्ति बन चुकी है, क्योंकि वह न तो स्वयं कुछ करना चाहते थे और न ही अब बीजेपी सरकार को करने देना चाहते हैं। बीजेपी प्रदेश प्रवक्ता ने कहा है कि जब पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत सत्ता में थे तब उन्होंने हल्द्वानी के लिए कुछ नहीं किया और अब जब राज्य की जनता के लिए धामी सरकार कुछ करना चाहती है तो फिर वह सरकार को कुछ करने नहीं देना चाहते। देखिए, हरीश रावत जी का ये एक प्रकार से कह लीजिए एक प्रवृत्ति बन गई है। एक तो उनकी अच्छा ये रहती है कि मीडिया उनको कवरेज दे, कभी उपवास पर बैठ जाते हैं तो कभी वे जो है धरना देने बैठ जाते हैं। तो ये मूल रूप से उनके राजनीतिक खेल हैं कि चूंकि उनकी पार्टी में अंतर्द्वंद चल रहा है तो कांग्रेस के नेताओं के सामने इस समय अपने अस्तित्व की लड़ाई भी है। तो हरीश रावत जी अपने अस्तित्व को बचाने के लिए, मीडिया में बने रहने के लिए इस प्रकार की बातें करते हैं। हल्द्वानी के मामले में वो बैठे, लेकिन हमारा सवाल ये है कि आपने तब कुछ क्यों नहीं किया जिस समय आप स्वयं मुख्यमंत्री थे। हमारा उनसे सवाल है कि केंद्र में कांग्रेस सरकार रही है, प्रदेश में कांग्रेस सरकार रही है, तब आपने कुछ नहीं किया। ना तो जिस समय सत्ता में थे कुछ करते हैं और जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार आती है और कुछ कर रही होती है तो धरना उपवास करके स्थिति में भ्रम पैदा करने का प्रयास करते हैं। लेकिन अब जनता इनकी प्रवृत्ति को समझ गई। मसूरी में मसूरी स्पोर्ट्स एसोसिएशन ने अपनी स्वर्ण जयंती धूमधाम के साथ मनाई। इस मौके पर मसूरी स्पोर्ट्स क्लब द्वारा कई खिलाड़ियों को सम्मानित भी किया गया। मसूरी के होटल के सभागार में आयोजित कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि पहुंचे उत्तराखंड क्रिकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष जोत सिंह बेस्ट ने मुंसोला ने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया और इस मौके पर मसूरी स्पोर्ट्स एसोसिएशन के 50 साल के इतिहास को लेकर लघु फिल्म भी प्रदर्शित किया गया, जिसने सभी के मन को मोह लिया। 1972 में जो हमारे वरिष्ठ साथी रहे होंगे उस समय उनके द्वारा ये मसूरी स्पोर्ट्स एसोसिएशन की स्थापना की गई थी। उसके बाद में विभिन्न लोग इसमें अध्यक्ष रहे हैं। बाद में श्री नंद किशोर बम्बू जी इसके अध्यक्ष रहे हैं, जो अंतर्राष्ट्रीय रोलर हॉकी के रेफरी भी रहे हैं और खुद एक बहुत अच्छे खिलाड़ी थे। और आज 2022 में 50 साल इसको पूरे हुए हैं, तो दिसंबर में हम लोग ये कार्यक्रम नहीं कर पाए। अब ये स्वर्ण जयंती मना रहे हैं, सभी खिलाड़ियों इकट्ठे हैं हमारे इस कार्यक्रम में और अपने अनुभव इसमें साझा कर रहे हैं। मसूरी एमएसए का तो मैं मानता हूँ कि कम से कम 55 साल से तो मैं भी इस संस्था से जुड़ा हूँ और भाई साहब नंद किशोर बम्बू के साथ काम करने का मौका मिला है। और मसूरी स्पोर्ट्स एसोसिएशन का एक लंबा इतिहास होने के कारण से मसूरी की एक पहचान मसूरी स्पोर्ट्स एसोसिएशन ने, चाहे उत्तराखंड का जब पहला गेम स्टेट गेम हुआ मसूरी स्पोर्ट्स एसोसिएशन के सौजन्य से हुआ और हम लोगों ने बड़ा सहयोग दिया। और जहाँ तक गतिविधियों के यहाँ से एक बहुत अच्छे खिलाड़ी निकले हैं। मुकेश रावत हैं जो इंटरनेशनल लेवल पे रहे हैं, राजकुमार जी रहे हैं बहुत इंटरनेशनल लेवल पे रहे, सब मसूरी स्पोर्ट्स एसोसिएशन से जुड़े हुए सदस्य हैं। और उधर परिवहन विभाग द्वारा क्षेत्र में घने कोहरे के चलते वाहनों पर रिफ्लेक्टर लगाए जा रहे हैं। क्षेत्र में बढ़ रही सड़क दुर्घटनाओं को देखते हुए प्रशासन ने सड़क सुरक्षा अभियान चलाकर वाहनों पर रिफ्लेक्टर लगाने शुरू कर दिए हैं, ताकि सड़क दुर्घटनाओं के ग्राफ में बढ़ोतरी न हो सके और इसके साथ ही आम जनमानस को घने कोहरे में वाहन चलाने में दिक्कतों का सामना न करना पड़े। आपको बता दें कि इन दिनों सड़कों पर घना कोहरा दिखाई दे रहा है, जिसके चलते सड़क दुर्घटनाओं का ग्राफ लगातार बढ़ता ही जा रहा है।
माननीय उच्चतम न्यायालय के द्वारा गठित कमेटी के द्वारा ये निर्देश दिए गए हैं कि 2030 तक जो है मार्ग दुर्घटनाओं में और उनसे होने वाले मृतक और घायलों में 50% की कमी लाई जाए। इसके दृष्टिगत परिवहन विभाग द्वारा समय समय पर सघन प्रवर्तन कार्रवाई के अलावा जागरूकता के भी कार्यक्रम किए जा रहे हैं। जैसे कि आजकल ठंड के मौसम के कारण कोहरे में दुर्घटना होने की संभावना बहुत ज़्यादा है, तो इसके लिए जो है सभी वाहनों में ट्रैक्टर विशेषकर ट्रैक्टर ट्रालियों में रिफ्लेक्टर लगाए जा रहे हैं। इसके अलावा विभिन्न शैक्षणिक संस्थाओं में जाकर छात्र छात्राओं को सड़क सुरक्षा के प्रति जागरूक भी। जोशीमठ आपदा को लेकर वरिष्ठ भूवैज्ञानिक डॉक्टर एसपी सत्ती ने कहा है कि अब जिस प्रकार के हालात जोशीमठ में दिखाई दे रहे हैं, उन हालातों को देखते हुए सरकार को बड़ा निर्णय लेना चाहिए, जिसमें वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी की तैनाती जोशीमठ में करनी चाहिए, जिसके अधीन सभी विभाग यहां पर राहत एवं बचाव के काम कर सकें। स्थिति जो है अब तो केवल बचाना, लोगों को बचाना रह गया। जोशीमठ बचने से रहा, जोशीमठ का मेजर पोर्शन बचने से रहा। ये बड़ी उदास हकीकत है। अब सवाल ये उठता है कि जो वहाँ के लोग हैं उनको तत्काल इवैक्यूएट करके उनको बड़े पैमाने पर उनको रेस्क्यू करके उनको अन्यत्र बसाया जाए, वहाँ से उनको इवैक्यूएट किया जाए। और एडवर्स क्लाइमेटिक कंडीशंस हैं, लोगों के बीमार बच्चे हैं, बीमार हैं, घर में बुजुर्ग हैं, इन तमाम को बहुत जल्दी। देहरादून में नियुक्तियों को लेकर एक बार फिर कांग्रेस ने राज्य सरकार पर जुबानी हमला बोलना शुरू कर दिया है। कांग्रेस के प्रदेश उपाध्यक्ष मथुरा दास जोशी ने कहा है कि राज्य में नियुक्तियों को लेकर सरकार को श्वेत पत्र जारी करना चाहिए, क्योंकि सरकार ने जो वायदे किए हैं वो वादे पूरे तक नहीं हो पाए हैं अभी तक। देखिए, सरकार बेरोजगारों को रोजगार देने के प्रति कतई गंभीर नहीं है। कभी कोई मुख्यमंत्री करता है हम 24,000 पदों को भरेंगे, कोई कहता है 21,000 पदों को भरेंगे। सरकार श्वेत पत्र जारी करे ना, कितने पदों पर नियुक्तियां हुई हैं, जिन पर नियुक्तियां हुई हैं उनको भी बाहर का रास्ता दिखा दिया। जिम्मेदार लोगों ने नियुक्तियां की हैं और जो बेचारा नौकरी पा गया वो बाहर हो गया। जिसने नौकरी दी या क्यों दी, किस दरवाजे से दी, कहाँ से दी, उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हो रही। आप खुद ही देख रहे हैं, अभी भी तमाम विभागों में पद रिक्त पड़े हैं और घपले घोटाले के नाम पर कुछ सरकार के नेतृत्व में घपले घोटाले हो रहे हैं, लेकिन बेरोजगारों के साथ फिर सरकार अन्याय कर रही है। हमारी मांग है सरकार से कि तत्काल संगठित क्षेत्र में सरकार तत्काल रोजगार दे नौजवानों को, और जो सरकारी पदों में जो बैकलॉग है उसको भी भरे, और जो रिक्त पद पड़े हैं उनको भी सरकार को भरना चाहिए। उत्तराखंड राज्य के पूर्व विधायकों ने अमेरिका उत्तराखंड राज्य पूर्व विधायक संगठन तैयार किया है, जिसमें राज्य के सभी 113 पूर्व विधायकों को संगठित करने की कोशिश की गई है। उत्तराखंड राज्य पूर्व विधायक संगठन के सचिव पूर्व विधायक भीमलाल आर्य ने कहा है कि एक कोशिश की गई है कि सभी पूर्व विधायक एक मंच पर आ सकें, अपने सुख दुख को एक दूसरे के साथ बांट सके और राज्य सरकार को अपने अनुभव का लाभ दे सके, जिससे राज्य में विकास के काम तेज हो सके। विधायक गण उपस्थित रहेंगे और सभी वरिष्ठ और श्रेष्ठ हैं, उन सबका मार्गदर्शन मिलेगा, उन सबका सहयोग मिलेगा और मेल मुलाकात होंगे, एक दूसरे के हालचाल हम लोग जानेंगे और राज्य के विकास के प्रति, राज्य की जनता की जन समस्याओं के प्रति विभिन्न राजनीतिक दलों के पूर्व विधायक क्या सहयोग सरकार को कर सकते हैं, क्या सुझाव सरकार को दे सकते हैं, इस पर एजेंडा तैयार किया जाएगा, विचार मंथन किया जाएगा और उसके बाद सरकार को अपने सुझाव प्रेषित किए जाएंगे, क्या बेहतर राज्य के हित के लिए। उधर कोटद्वार के सीतापुर में बिना परमिशन के सड़क को खोद डाला गया, जिसके निगम के कर्मचारियों को कोई जानकारी ही नहीं है। नगर आयुक्त को मिली जानकारी के बाद उन्होंने संबंधित कर्मचारी से इस बारे में पूछताछ की और बिना परमिशन सड़क खोदने की जानकारी नहीं होने पर फटकार भी लगाई। इसके साथ ही उन्होंने सख्त आदेश भी दिए कि शहर में किसी भी तरह की अवैध अतिक्रमण, अवैध निर्माण की जानकारी किसी अन्य के माध्यम से मिलने पर कर्मचारी पर कार्रवाई की जाएगी। इस चीज के लिए ये ऐसे करें हैं, हमें कोई परेशानी तो हमें कितने रोज आ रहे हैं जा रहे हैं गंदगी में हैं, वहीं कपड़े धो रहे हैं, वहीं नहा रहे हैं, समस्या तो है ही ना। और ये नगर निगम का परमिशन दे रखी तो ठीक, अच्छी बात है। अगर ऐसी परमिशन सबको दे दे, सब कीचड़ जो है गली में कर दे, तो नगर निगम का फायदा क्या है फिर?
पहले ठीक था, कस्बा था, गांव था, है कि नहीं? जानकारी में आया है जो संबंधित वर्क एजेंट है और जेई है उससे मैंने अभी निर्देश दिए हैं कि मौके पर जाएंगे, उसकी जांच करेंगे और उसकी तत्काल रिपोर्ट देंगे। साथ ही जेई और वर्क एजेंट को ये भी निर्देश दे दिए हैं कि भविष्य में यदि इस प्रकार की कोई भी अवैध रूप से कटिंग या निर्माण कर रहे हैं या इस प्रकार का अतिक्रमण होता है तो संबंधित की रिस्पॉन्सिबिलिटी उसमें फिक्स की जाएगी और उसका उत्तरदायित्व निर्धारित करते हुए कड़ी कार्रवाई की जाएगी। और अभी जो इस वाले प्रकरण में यदि पाया जाता है कि ये अवैध रूप से किया गया है या इसमें एनओसी लेने की आवश्यकता थी, उनके द्वारा नहीं ली गई है, संबंधित के विरुद्ध नियमानुसार कड़ी कार्रवाई की जाएगी। खबर बक्सर से है। पूर्व उप प्रधान सोमवीर सिंह की गोली मारकर हत्या कर दी गई है, जो खानपुर थाना क्षेत्र के प्रहलादपुर गांव के निवासी थे। सोमवीर सिंह का शव जंगल के खेत में पड़ा मिला। घटना के पीछे पुरानी रंजिश जताई जा रही है। मौके पर पहुंचकर पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। मामले की जांच जारी है। उधर हरिद्वार में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की माता हीराबेन की अस्थियां मां गंगा में प्रवाहित की गईं। बता दें कि प्रधानमंत्री मोदी के भाई पंकज मोदी ने अस्थियां गंगा में प्रवाहित की हैं, जिसे वीआईपी घाट पर बना किसी प्रोटोकॉल के बेहद गोपनीय ढंग किया गया। उत्तराखंड एक गलत रास्ते पर निकल पड़ा है। उसने अपने धार्मिक स्थलों को पर्यटक स्थल के रूप में तब्दील कर दिया है। प्रकृति संकेत दे रही है, ठहर जा। नियंत्रित और बेतरतीब निर्माण किसने होने दिया? भू वैज्ञानिकों के सुझाव को क्यों दरकिनार किया गया? विकास करना है या विनाश को आमंत्रित करना है? इस बारीकी को कौन समझेगा? जोशीमठ के पहाड़ संवेदनशील हैं, इस सत्य से भला कौन परिचित नहीं है? अभी भी समय है। धार्मिक स्थल और पर्यटक स्थल पर अंतर करना चाहिए, वरना महाविनाश के लिए तैयार रहिए। प्रकृति अपार प्रेम भी बरसाती है तो चुन चुन कर बदला भी लेती है। प्रकृति से खेलेंगे तो भरपाई तो करनी ही होगी। इस रिपोर्ट को देखिए। जोशीमठ में दरकती दीवारें और दर्द की दास्तान पूरा हिंदुस्तान देख रहा है। जोशीमठ में धंसती धरती और दरकती दीवारों के बीच लोग अपने आशियानों को छोड़ने पर मजबूर हैं। तो क्या जोशीमठ तबाही के मुहाने पर खड़ा है? और क्या वाकई में जोशीमठ में पड़ रही दरारें किसी बड़े खतरे की ओर इशारा कर रही हैं? क्या ये शहर कभी भी अलकनंदा में समा सकता है? हिमालय पर अध्ययन करने वाले भूविज्ञानिक डॉक्टर एसपी सट्टी का ये कहना है कि राज्य सरकार अगर तुरंत बिना देरी लगाए जोशीमठ के तमाम लोगों को विस्थापित नहीं करती तो बहुत देर हो सकती है। अध्ययन तो 1976 की महेशानंद मिश्रा जो तत्कालीन कमिश्नर थे गढ़वाल के, उनकी रिपोर्ट है, हम लोगों की रिपोर्ट है। इससे पहले कुछ साइंटिस्ट की और रिपोर्ट पब्लिश हुई है। इन और अध्ययन गवर्नमेंट की फुल रिपोर्ट में जो उसी का पालन हो जाता है तो इतने नौबत थोड़ी आती है। जोशीमठ शहर पर आई आपदा को लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी वैसे खुद ग्राउंड जीरो पर उतर प्रभावित लोगों के बीच पहुंचकर उनके दर्द को साझा कर रहे हैं। आश्वासन के मरहम से भरोसा दिलाने का प्रयास कर रहे हैं कि सरकार इस संकट से निपटने के लिए तैयार खड़ी है। मगर क्या वाकई में ऐसा ही है? कि हम केंद्र के लगातार संपर्क में हैं और हमारे चाहे हमारा प्रधानमंत्री जी का कार्यालय हो, गृह मंत्री जी का हो, हमारे पार्टी के लोग या हमारे देश के जो मंत्रालय इससे संबंधित है, जबकि जल शक्ति मंत्रालय सीधे सीधे कहीं इन सब जो रिसर्च हो रही है इस पर बहुत सारे हमारे संस्थान काम कर रहे हैं, भूवैज्ञानिक काम कर रहे हैं, उससे जुड़ा हुआ है, तो उन्होंने भी अपना काम बढ़ाया आगे। और निश्चित रूप से आज हमें सभी की आवश्यकता है। और सबसे बड़ी बात है कि जोशीमठ शहर जो हमारा पौराणिक रूप से, सांस्कृतिक रूप से और मैं कहूँ कि देश की सामरिक रूप से भी बहुत महत्वपूर्ण शहर है।
वहीं इस दरकते पहाड़ और पानी के प्रकोप से परेशान आवाम है तो चिंता में संत समाज भी है। ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने जोशीमठ के हालात पर चिंता जताई। आलम यह है, स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और गृह मंत्री तक को पत्र लिखकर जोशीमठ जैसे ऐतिहासिक नगर को बचाने की अपील की है। गवर्नमेंट से हमने उत्तराखंड के मुख्यमंत्री जी से भी, देश के गृह मंत्री जी से भी और प्रधानमंत्री जी से भी और राष्ट्रपति महोदय से भी हमने पहले ही पत्र लिख करके अनुरोध किया था कि ये जो वहाँ पर गतिविधियाँ चल रही हैं, चाहे वो आलवेदर रोड की हो, चाहे एनटीपीसी के हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट की सुरंग हो और चाहे इसी तरह के दूसरे कार्य हों, जब ऐसी परिस्थिति है कि पूरे एक नगर का अस्तित्व दांव पर लगा हुआ है और वो भी नगर कोई सामान्य नगर नहीं है, वो ऐतिहासिक, सांस्कृतिक, पौराणिक नगर है, भारत की आत्मा है, सनातन धर्म की राजधानी है। यहाँ जोशीमठ की आवाम की सांसें हलक में अटकी हैं। वहीं संकट की घड़ी के बीच सियासत भी अपनी फितरत से बाज नहीं आ रही। बीजेपी और कांग्रेस में राजनीतिक तूतू मैं जारी है। जोशीमठ जो है खाली बद्रीनाथ, जो हमारे 4 धाम का सबसे बड़ा धाम में से एक है और दुनिया के धाम में उसका मेन रास्ता है। जोशीमठ तो मेन रास्ता है नंदा देवी बायोस्फीयर का, जो कि वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। जोशीमठ तो रास्ता है उन 2 पासेस का जहाँ पे कि चाइना है आज। तो ऐसा नहीं है कि प्रोसेस में कहीं कोई चीज़ में देखा नहीं गया होगा। फ़ौज का मूवमेंट उस पर होता है। फ़ौज तो खुद ही अपनी रोड लेटरल्स जो है ना, उनको उस तरीके से मेंटेन करने की कोशिश करती है कि हर चीज़ को नज़र में रखती है। चीज़ें नज़र में है पर ये सेटलिंग प्रोसेस है हिमालय की, इसमें ना ये चीज़ें होंगी। जोशीमठ के हालात हैं इस समय बड़े पीड़ादायक हैं, बड़े दुखदायक हैं और जोशीमठ के जो निवासी हैं वो लगातार सड़क पर उतर के आंदोलन कर रहे हैं और लंबे समय से आंदोलन कर रहे थे। सरकार समय रहते नहीं जागी, जिस कारण ये विकट स्थितियां पैदा हो गई। क्योंकि 2021 से जब रैनी आपदा आई थी, उसी समय से जोशीमठ में इस प्रकार के लक्षण दिखाई देने लगे थे और वहाँ जोशीमठ बचाव संघर्ष समिति लगातार सरकार से मांग कर रही थी कि हमारी पीड़ा पर ध्यान दीजिए। अब जब ये रोग नासूर बन गया है तब अब सरकार भी जागी है। दरकते पहाड़ और दीवारों में दरार, दर्द की दहशत की बानगी बनी हुई है। सरकारें मुआवजे के मरहम से दर्द को कम करने का प्रयास तो कर सकती हैं, मगर आपदा के मुहाने पर खड़ा जोशीमठ आज दर्द से करहा रहा है। सवाल ये कि क्या हम जोशीमठ को बचा लेंगे या अब सब कुछ कुदरत के हवाले है। जोशीमठ से अपने सहयोगी सोनू उनियाल के साथ अभय कैंतुरा, इंडिया वॉइस, देहरादून। और इस बुलेटिन में फिलहाल इतनी ही खबरों के लिए आप देखते रहिए इंडिया वॉइस। नमस्कार।